नमस्कार दोस्तों। के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। जैसे कि आपका यूपी पीसीएल टीजी 2, यूपी ऑर्डिनल टीजी 2, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल, एमपी पीजीसीएल, यूपी मेट्रो, इसरो, सेल, डीआरडीओ, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रखे गए हैं। चलिए, आपका ज़्यादातर टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक न्यूटन इंटू मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? सही उत्तर 1 जूल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। इस प्रकार यहाँ से इसका मात्रक निकल कर आ जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर डैश डैश होता है। सही उत्तर 70,000 से 1 लाख ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच होता है। चलिए, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर 70,000 से 1 लाख ओम वर्ग सेंटीमीटर के बीच होता है। मानव शरीर 9 मिली एम्पियर की धारा सहन कर सकता है। अगला हमारा दिया गया है, परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं? राइट आंसर, अरैखिक प्रतिरोधक होते हैं। जैसे कि अरैखिक प्रतिरोधक वे रेजिस्टेंस होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अरैखिक प्रतिरोधक कहलाते हैं। अर्थात इसमें वोल्टेज जिस अनुपात में बदलते हैं, धारा उसके अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, जो कि रेखिक प्रतिरोधक वे प्रतिरोधक होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, रेखिक प्रतिरोधक कहलाते हैं। चलिए, किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी विशेष पदार्थ के 1 मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है, और इसका मात्रक जो है ओम इंटू मीटर होता है, जो कि फार्मूला आपका होता है रो बराबर, मतलब आर बराबर रो एल अपान ए, इसका फार्मूला होता है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, दो बैटरियां E1 और E2 जिनका विद्युत वाहक बल क्रमशः 6 वोल्ट और 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम और 3 ओम है, एक 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी है, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी? दोस्तों, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो कि समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज जो हो जाएगा 3.55, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार वोल्टेज -6 जो कि दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार मान रख के सॉल्व करें तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर वी बराबर यहाँ पर देख सकते हैं आपका 3.55 वोल्ट बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आप इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, 3 समरूपी 2 वोल्ट के सेलों के आर पार 1 किलो ओम प्रतिरोधक समांतर में जोड़ा गया है। प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी? सही उत्तर, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आई बराबर वी अपान आर होता है। वी का मान 2 दिया गया है, आर का मान यहाँ पर 1000 दिया गया है। यहाँ पर भाग देंगे तो आपका यहाँ पर जैसे कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 मिली एम्पियर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाग देना है, सिंपल सा है, भाग दे के अपना मान आसानी से निकाल सकते हैं। चल, अगला प्रश्न अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया हमारा, जैसे कि यहाँ पर आप जान सकते हैं,
यदि 0.4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल वोल्टेज 16 वोल्ट हो तो विद्युत वाहक बल कितना होगा। विद्युत वाहक बल आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विद्युत वाहक बल बराबर फार्मूला होता है जो कि इस प्रकार जान सकते हैं। ई बराबर यानी विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज प्लस जो कि धारा गुणे रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका 17.6 बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आपका सोना जो है ये इंसुलेटर नहीं है, जबकि आपका ग्लास होता है, माइका होता है, लकड़ी होती है, ये सभी इंसुलेटर होते हैं। सोना एक इंसुलेटर नहीं होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, और माइका, ग्लास, लकड़ी इंसुलेटर हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला है, अगला हमारा दिया गया सिरेमिक रिंग का उपयोग डेड डैश के रूप में किया जाता है। सही उत्तर जो कि अवरोधी इंसुलेटर के रूप में करते हैं। सिरेमिक कुचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। सिरेमिक रिंग का उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। अगला है, तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालक यानी कंडक्टर की संख्या दर्शाती है। सही उत्तर पहली। तार के आकार के रीडिंग के दौरान पहली संख्या तार के सुचालकों की संख्या को दर्शाती है, जो कि 3/2, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं 50 mm², और इसका मतलब होता है कि सही 1/2 की संख्या में 50 mm² तार के प्रत्येक कोर का आकार जो है 14 14 मतलब 1.5 mm² है। 14 कोर की संख्या तथा एवं 1.50 mm² तार के प्रत्येक कोर का आकार है या इसका माप है। चलिए, अगला है, केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होनी चाहिए। चलिए, केबल के इंसुलेटिंग मटेरियल में उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होनी चाहिए। केबल इंसुलेटिंग मटेरियल का गुण यहाँ पर इस प्रकार दिए गए हैं, जो कि इसमें उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, और निम्न ताप गुणांक होना चाहिए, और निम्न विद्युतशीलता होनी चाहिए, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होनी चाहिए, और उच्च तनन सामर्थ्य होना चाहिए, और ज्वालाशाह, ये सारे गुण उसमें उपस्थित होने चाहिए, तभी आपका एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि किसी पदार्थ के में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से वायु में उसी चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है। सही उत्तर सापेक्ष पारगम्यता कहलाता है। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में वायु में उसी चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स घनत्व का अनुपात सापेक्ष पारगम्यता कहलाता है। ज्ञात रहे चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वेबर होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको उस डिग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पदार्थ मुक्त आकाश की तुलना में चुंबकीय अभिवाह का बेहतर चालक होता है। सही उत्तर आपेक्षिक पारगम्यता बिल्कुल सही उत्तर है। आपेक्षिक पारगम्यता निरपेक्ष पारगम्यता और मुक्त अंतराल की पारगम्यता तुल्य होती है। अतः माध्यम को पारगम्यता माध्यम के वायु की अपेक्षा चुंबकीय अभिवाह फ्लक्स की संचालन क्षमता को प्रदर्शित करता है। अगला हमारा दिए गए, जो कि यहाँ पर आपको बताना है, कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से क्या सही है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि डेड डैश दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे दो तारों को एक दूसरे के निकट लाया जाए तो उनके चुंबकीय क्षेत्र डेड डैश करेंगे। सही उत्तर यदि यदि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि
यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे तारों को एक दूसरे के निकट लाया जाए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे को प्रकर्ष मतलब आकर्षित करेंगे। चलिए, यानी इसमें आपका सही होगा जो कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और विपरीत विपरीत जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी आप यहाँ पर फर्स्ट और चौथा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कंडीशन आप समझ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि 1 मीटर लंबाई का एक चालक 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर फ्लक्स घनत्व वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग में समकोण पर गति करता है तो इसमें प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। चलिए, इसे सॉल्व करते हैं जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एल बराबर दी गई है एक और फ्लक्स आपका दिया गया, यानी आपका दिया गया है बी बराबर आपका 1.5 वेबर और वी बराबर आपका 50 दी गए। फार्मूला होता है ई बराबर बी एल वी साइन थीटा। इस फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर जैसे कि 75 बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के धारिता के दो संधारित्र यानी दो कैपेसिटर समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनकी धारिता क्या होगी। जैसा कि आपका समांतर में जुड़े हुए हैं तो सिंपल से इसे जोड़ लेंगे जो कि 6 3 9 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर यही सीरीज में हो तो यहाँ पर इस प्रकार जुड़ जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बता दूँ सीरीज में 1/C प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस प्रकार आपको जोड़ना था, यानी ये रेजिस्टेंस का जो है उल्टा होता है। किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थों की मुख्य विशेषता क्या है। सही उत्तर उच्च परावैद्युत सामर्थ्य बिल्कुल सही उत्तर है। किसी बिजली की धारा को रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता यह है कि उसका परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। चलिए, उदाहरण हेतु अभ्रक, जिसमें सिरेमिक, कांच, पेपर इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिनकी परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होती है और ये पूर्ण रूप से अचालक होते हैं। अगला पॉइंट है, इनकी चालकता निम्न होती है और परावैद्युत सामर्थ्य जो है सामर्थ्य का मात्रक जो है किलोवोल्ट प्रति एमएम होता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया 50 वोल्ट दिश धारा स्रोत में से एक 10 ओम प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है तो प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। जैसा कि वोल्टेज दिया गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया, धारा आई बराबर वी अपान आर होता है। सॉल्व करें तो आपका 5 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दो बराबर प्रतिरोधक सीरीज में जुड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोधक 800 ओम है। यदि वे समांतर में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोधक क्या होगा, यानी कुल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा। इस प्रकार जैसे कि सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको मान निकालना है। यहाँ पर 200 इसका सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों, आप इसे सॉल्व जरूर करेंगे। पहले इसे सीरीज में जोड़ देंगे, फिर उसको समांतर में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़कर फिर उससे दोनों समीकरण को सॉल्व करें तो आपका यहाँ पर 200 बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। सही उत्तर लव क्रोड के चारों ओर कई पासों वाली तार कुंडली में सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र होता है। लव क्रोड के चारों ओर कई पासों वाली तार में सर्वाधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। लव क्रोड सामान्यतः नर्म चुंबक का बनाया जाता है ताकि उसमें आवश्यकता अनुसार चुंबकित तथा अचुंबकित किया जा सके। अगला जो कि इस प्रकार दिए गए, जैसे कि यहाँ पर आप जान सकते हैं भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है। सही उत्तर विद्युत चुंबकीय ब्रेक, मृत स्पंदन धारा मापी, गति मापी, प्रेरण मोटर, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। भंवर धारा का उपयोग प्रेरण मोटर, मृत स्पंदन धारा मापी, विद्युत ट्रेनों के ब्रेकों तथा वाहनों की गति यंत्रों में करते हैं। अगला है, भंवर धाराएं ऐसे कम की जा सकती हैं। सही उत्तर भंवर धारा जो है रोधी वार्निश लगाकर लेमिनेशन का कोर बनाकर कम की जा सकती हैं। भंवर धाराएं कम करने के लिए वार्निश
लगाकर लेमिनेशन का कोर बनाकर की जाती हैं। साथ ही यह लेमिनेशन की मोटाई जितनी कम होगी, संबंधित हानियाँ भी उतनी कम होंगी। अगला है, किसी दिए गए चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तित करने की किसी डायपोल की क्षमता का मापक क्या है? सही उत्तर डायपोल गति बिल्कुल सही उत्तर है। किसी भी दिए गए बाह्य संरचना के क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तित करने की किसी डायपोल की क्षमता का मापक डायपोल गति होती है। अगला है, अगला हमारा जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होने पर या बहुध्रुवी चुंबकीकरण के लिए किस प्रकार की चुंबकीय विधि का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर धनात्मक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या बहुध्रुवी चुंबकीकरण के लिए धनात्मक चुंबकीय या क्षेत्र या उपयोग किया जाता है। साथ ही ज्ञात रहे, इस प्रकार के चुंबक में उच्च चुंबकीय सामर्थ्य होता है। वे पदार्थ जो फेरोमैग्नेटिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं सीरीज में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक रिचार्जेबल सेल है? सही उत्तर लेड एसिड सेल यानी सीसा अम्ल सेल जो है रिचार्जेबल सेल होता है। वे सेल जिनको पुनः चार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं रिचार्जेबल सेल कहलाते हैं। जैसे कि लेड एसिड सेल, निकिल, कैडमियम, लिथियम आयन, ये सभी पुनः इन्हें चार्ज किया जा सकता है। अगला है, सीसा यानी लेड एसिड सेल में किस विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया, लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, जो कि इस समीकरण से आप जान सकते हैं। अगला है, बैटरी आवेशित यानी चार्ज करते समय विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट तापमान डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। बैटरी को चार्ज करते समय विद्युत अपघट्य का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर अपघट्य से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके विस्फोटक गैस बनाते हैं, जो कि खतरनाक होती है। अतः चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का तापमान 40 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का शॉर्ट सर्किटेड हो सकती हैं अगर ज़्यादा होगा तो। अगला है, फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त किए गए विभिन्न पदार्थों आयनों का द्रव्यमान उनके डैश के समानुपाती होता है। सही उत्तर रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है, जिसकी फार्मूला आपका होता है M प्रोपोर्शनल ZIT होता है, जो कि M बराबर आप बोल सकते हैं M बराबर ZIT। यहाँ पर M आयनों के द्रव्यमान, I धारा को, T समय को और Z जो है रासायनिक तुल्यांक को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सौर पैनल के सेल की पहचान करना है, ये कौन सा है? सही उत्तर जो कि मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर क्रिस्टलाइन सोलर पैनल सबसे पुराना और अधिक विकसित सोलर पैनल है। इसे बनाने के लिए लगभग 40 मोनो क्रिस्टलाइन सोलर सेल जो शुद्ध सिलिकॉन से बने होते हैं इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो है दक्षता 15 से 20% के बीच होती है। अगला जो कि हमारा इस प्रकार दिया गया, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे दिए गए आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतीक है? सही उत्तर जो कि ये एन चैनल यानी मॉसफेट बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि एन चैनल यानी मॉसफेट है, इसका जो पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। यह जो है एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो वैद्युत धनात्मक संकेतों को प्रवर्धित करने या स्विच करने का काम करती है। मॉसफेट की ड्रेन धारा को गेट और गेट से सोर्स के बीच विभवांतर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है, निम्न चिन्ह किसे प्रदर्शित करता है? सही उत्तर ये तो आपका सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टिकार यानी SCR आपका बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए एससीआर के बारे में देख लेते हैं। एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में पीएन जंक्शन और उसमें एक पीएन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर डिफ्यूज्ड होता है। एससीआर में 30 से लेकर 100 एम्पीयर तक की धारा प्रवाहित होती है। इसका उपयोग रेगुलेटर, मॉड्यूलेटर आदि में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया है, किसी उद्योग में 3 फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड 3 फेज में असंतुलित और तौर पर वितरित है, तो इस उद्योग को 3 फेज 4 वायर सिस्टम द्वारा पावर की सप्लाई दी जा रही है और टीपीएन स्विच यानी फ्यूज द्वारा नियंत्रित है। यदि न्यूट्रल लिंक ढीला हो जाए और आगम सप्लाई का न्यूट्रल चालक इस अवस्था से हट जाए, तब चालक में क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर डी, मोटर ठीक ठाक चलेंगी लेकिन कुछ लैंप मंद प्रकाश देंगे और कुछ प्रकाश देंगे, अधिक प्रकाश देंगे, यहाँ तक कि वे फ्यूज हो सकते हैं। अगला है, किसी उद्योग में 3 फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड 3 फेज असंतुलित तौर पर वितरित हैं। इस उद्योग में 3 फेज 4 वायर सिस्टम द्वारा पावर की सप्लाई दी जा रही है और ये टीपीएन स्विच फ्यूज तार द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि न्यूट्रल लिंक ढीला हो जाए और आगम सप्लाई को न्यूट्रल चालक इस व्यवस्था से हट जाए, तब मोटर ठीक ठाक चलेगी लेकिन कुछ लैंप मंद प्रकाश देगी। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तब मोटर ठीक ठाक चलेगी लेकिन कुछ लैंप प्रकाश मंद देंगे और कुछ अधिक प्रकाश देंगे, यह कि वे फ्यूज हो सकते हैं। अगला है, अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिए गए, जैसे कि यहाँ पर जान सकते हैं, लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम में वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल निम्नलिखित में से लूप इन और लूप आउट की जाती है। सही उत्तर सीलिंग रोज, लैंप होल्डर, सॉकेट, ये सभी इनका सही उत्तर है। दोस्तों अगले प्रश्न जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि दोस्तों ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित प्रश्न होंगे। जैसे कि आपका हाल फिलहाल यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम होने वाला है, ये उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरह की हमारी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो भी वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके आसानी से सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, जो कि ये सारी वीडियो आप निःशुल्क ही देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अगला प्रश्न की। एक ड्रम जो एक भंडारण टैंक के रूप में उपयोग किया जाता है और ट्रांसफार्मर के शीर्ष पर स्थित होता है, डैश डैश कहलाता है। सही उत्तर कंजर्वेटर टैंक कहलाता है। एक ड्रम जो एक भंडारण टैंक के रूप में उपयोग किया जाता है और ट्रांसफार्मर के शीर्ष पर स्थित होता है, कंजर्वेटर टैंक कहलाता है। ट्रांसफार्मर रेडिएटर नलियों का क्या कार्य होता है। सही उत्तर पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है। देख लेते हैं यहाँ पर, ट्रांसफार्मर रेडिएटर नालियों के आकार बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर के पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। रेडिएटर नालियों का उपयोग ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला है, एक ट्रांसफार्मर टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर बुकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं। बुकोल्ज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में यांत्रिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति में सूचना एक अलार्म बेल बजाकर देती है और ट्रांसफार्मर को स्रोत से विसंयोजित कर देती है। यह टैंक व कंजर्वेटर के बीच में रखी जाती है। अगला है, बुकोल्ज रिले डैश डैश में स्थापित होता है। सही उत्तर आयल कोल्ड ट्रांसफार्मर में स्थापित होता है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर के अंदर जहां पर कंजर्वेटर के साथ पाइप लगे होते हैं, इस रिले का काम ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर इंसुलेशन खराब हो जाने पर कोर को गर्म हो जाने और तेल के अंदर किसी भी प्रकार की नमी पैदा हो जाने पर रिले लैंप सर्किट पूरा करके बचा लेता है। बुकोल्ज रिले का एक प्रकार का ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर होता है। अगला है, अगला जो कि इस प्रकार दिए, जैसे कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, बुकोल्ज रिले डैश डैश रखा जाता है। सही उत्तर
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टैंक और कंजर्वेटर के बीच रखा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर बुकोल जिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति में सूचना एक अलार्म बेल बजाकर देती है और ट्रांसफार्मर को स्रोत से भी संयोजित कर देती है। यह टैंक व कंजर्वेटर के बीच रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया, वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है? सही उत्तर जीनर डायोड। वोल्टेज रेगुलेटर में जीनर डायोड प्रयुक्त होता है। जीनर डायोड एक उच्च डोपिंग वाला सिलिकॉन अर्धचालक डायोड है जो विशेष रूप से रिवर्स क्षेत्र में प्रचलित करने हेतु बनाया जाता है। इस डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज सामान्य पीएन जंक्शन डायोड से कम होती है। सिंबल भी आप इसका देख सकते हैं जीनर डायोड का, जो कि जेट की आकार का बना होता है। अगला है जर्मेनियम और सिलिकॉन डेड डैश होते हैं। सही उत्तर सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचालक पदार्थों से अधिक परंतु चालक पदार्थों से कम होती है। इन परमाणुओं की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है एक क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा डेड डैश की कोटि में होती है। सही उत्तर माइक्रो एम्पियर में होती है। एक क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा यानी रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर की कोटि में होती है। अगला है एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतराल डेड डैश होता है। सही उत्तर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि चालक में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और कुचालक में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अगला है जब शुद्ध अर्धचालक में एक ट्राईवैलेंट अशुद्ध मिलाई जाती है तो यह बन जाता है। क्या बन जाता है? सही उत्तर पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। देखते हैं यहाँ पर जैसा कि दिया गया इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन मतलब यहाँ पर व्याख्या दी गई, जब अर्धचालक में त्रिसंयोजकता वाले तत्व बोरान गैलियम इंडियम आदि की अशुद्धता मिलाई जाती है तो पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। अगला हमारा प्रश्न इस प्रकार दिए गए, हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किससे बना होता है? सही उत्तर क्रोमियम स्टील का बना होता है। हिस्टैरिसीस मोटर का क्रोम स्टील या कोबाल्ट स्टील चिकनी बेलनाकार रूप में होता है जिससे कि हिस्टैरिसीस हानि अधिकतम हो सके। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है? सही उत्तर हिस्टैरिसीस मोटर जो होती है यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है। इस मोटर पर ना तो दांते होते हैं और ना ही किसी प्रकार की वाइंडिंग होती है। इस प्रकार की मोटर अत्यधिक शांत प्रचालन वाली तथा यांत्रिक एवं चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है, इसलिए इसे हिस्टैरिसीस मोटर ध्वनि उपकरणों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। अगला है निम्न में से किससे एक रोटर होता है जो कि जिसे शून्य मैग्नेटिक परमेबिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थ के छल्ले द्वारा समर्थन मिलता है? सही उत्तर परिधनात्मक क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं परिधनात्मक क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर में एक रोटर होता है जिसे शून्य मैग्नेटिक परमेबिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थों के छल्ले द्वारा समर्थन मिलता है। अगला हमारा घड़ी यानी क्लॉक और संकेतक उपकरण यानी इंडिकेटिंग डिवाइस को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर सैथेल यानी हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग करते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर यह स्वपरिवर्तित यानी सेल्फ स्टार्टिंग होता है। हिस्टैरिसीस मोटर के संबंध में कहा जाता है कि यह स्वपरिवर्तित सेल्फ स्टार्टिंग होता है। अगला हमारा दिया गया हिस्टैरिसीस ह्रास और किसमें प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर स्टील के प्रेरण तापन में प्रयुक्त किया जाता है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का आउटपुट होता है? सही उत्तर डीसी स्पंदिंग डीसी होता है, पल्सेटिंग डीसी। जैसे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी निर्गम पल्सेटिंग डीसी होता है, इसमें जब डायोड अग्र बायस में होता है तो आउटपुट प्राप्त होता है तथा पश्च बायस में आउटपुट नहीं देता है जिससे कि आउटपुट प्राप्त होता है। अगला है
यहाँ पर इसका डायग्राम भी आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। एक फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का कार्य होता है। सही उत्तर, जो कि एसी को पास करता है, मतलब एसी को ब्लॉक करता है, और डीसी को जो है ये पास करता है इंडक्टर। फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर में डीसी में उपस्थित हार्मोनिक्स को अलग करके नियत डीसी आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है, तो जो कि इस प्रकार जान सकते हैं। चलिए, फार्मूला भी आप जान सकते हैं, जो कि एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है, जहाँ की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो होगी, तो यहाँ पर आपका एक्सएल आपका पूरा जीरो हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंडक्टर डीसी के लिए शून्य और अवरोध और एसी के लिए पर्याप्त अवरोधन प्रस्तुत करेगा, अतः इंडक्टर डीसी को पास करेगा और एसी को ब्लॉक करेगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 मुख्य भाग होते हैं। सही उत्तर, जो कि इसमें रोटर और स्टेटर होते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 मुख्य भाग होते हैं, रोटर और स्टेटर। ज्ञात रहे, इस मोटर के स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जिसमें 3 फेज सप्लाई दी जाती है, तथा रोटर को एंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। अगला है, इंडक्शन मोटर की स्टेटर फ्रेम में सिलिकॉन स्टील के टुकड़े को आमतौर पर डेड डैश मोटाई के साथ होते हैं। सही उत्तर, 0.5 mm के होते हैं। चलिए, अगला है, निम्न में से क्या इंडक्शन मोटर एक अनिवार्य भाग नहीं है? सही उत्तर, एयर बैग जो है अनिवार्य भाग नहीं है। जैसे कि यहाँ पर वाइंडिंग में कोर तथा फ्रेम स्टेटर रोटर मशीन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, जबकि एयरबैग का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ज्ञात रहे, छोटी इंडक्शन मोटर स्टेटर ढलवे तथा बड़ी प्रकार की इंडक्शन मोटर का प्रयोग स्टेटर स्टील का बनाया जाता है। अगला है, डिप बार इंडक्शन मोटर में स्किन प्रभाव अधिकतम होता है जब रोटर सयुतर स्टैंडियल होता है। डीप बार इंडक्शन मोटर में स्किन प्रभाव अधिकतम होता है जब मोटर स्टैंडियल पर होता है, तो उच्च प्रतिरोधकता प्राप्त करने के लिए डीप बार इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इंडक्शन मोटर के स्टेटर का आकार होता है सयुतर खोखला बेलनाकार होता है। इंडक्शन मोटर स्टेटर का आकार खोखला बेलनाकार होता है। इंडक्शन मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर की गति सिंक्रोनस मोटर से कुछ कम होती है। अगला है, इंडक्शन मोटर का स्टेटर डंडे से बना होता है। सयुतर सिलिकॉन इस्पात से बना होता है। इंडक्शन मोटर का स्टेटर सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। स्टेटर पर लगने वाली वाइंडिंग सेट आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो बिजली के तारों में स्विच कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है? संयुक्त 2 मार्गी स्विच और एक मध्यवर्ती स्विच, यानी 2 टू वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब बिजली के लैंप 3 स्विच द्वारा नियंत्रित जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो बिजली के तारों को द्विमार्गी यानी 2 वे स्विच और मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग किया जाता है। यानी एक बल्ब को 3 से अधिक जगह से यानी कंट्रोल करना है, उसमें इंटरमीडिएट स्विच और 2 वे स्विच लगते हैं। दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी तार गेज की पहचान करें। सयुतर 40 SWG होता है, ये सबसे छोटी संख्या का तार होता है। सबसे पतली सबसे छोटी तार संख्या की गेज 40 है। जिस तार का गेज सबसे अधिक होगा वह तार उसका उतना ही पतला होता है, अर्थात उसका व्यास उतना ही कम होगा। सबसे पतला तार प्रश्नानुसार जो कि 40 दिया गया है, और सबसे मोटा जो होगा 7 SWG। अगला है, अगला हमारा प्रश्न जो कि इस प्रकार दिया गया, यहाँ पर आप जान सकते हैं, भविष्य के संशोधनों के कारण किसी भी विद्युत परिपथ के डिजाइन में कितनी भार वृद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए? सयुतर 20% की होनी चाहिए। लोड वृद्धि लगभग 20 से 30% अतिरिक्त रखा जाता है, अर्थात ओवर लोड प्रोटेक्शन 120% तथा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन 80% तक होता है। अगला हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार दिया गया, किसी स्थापना का विद्युत रोधन प्रतिरोध 50
को डेड डेस्क की संख्या के विभाजन से प्राप्त परिमाण को कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर परिपथ बिंदुओं से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि किसी भी स्थापन का विद्युत रोधन प्रतिरोध तार की बिंदुओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिमाण 50 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि स्थापन विद्युत रोधन प्रतिरोध का यहाँ पर देख सकते हैं 50 बटे परिपथ के उपयोग बिंदुओं की संख्या इस प्रकार दी गई है। इसका मान 50 से कम होने पर प्रतिरोध को बढ़ाते हैं या बिंदु की संख्या को कम करते हैं। अगला हमारा दिया गया है जो कि घरेलू तार स्थापन में फ्यूज के निर्धारित रेटिंग क्या होना चाहिए। सही उत्तर क्रांतिक मान का 150% होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी भर्तियों से रिलेटेड आपकी तैयारी चल रही है। जैसे कि आपका यूपी पीसीएल टीजीटी हो, बिहार पीसीएल हो, पंजाब पीसीएल हो, बिहार पीसीएल हो, एमपी पीजीसीएल हो, या आप सेंट्रल में ले लीजिए सेल, इसरो, डीआरडीओ, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर इसी तरह की सीरीज हमारा लगातार देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो आसानी से देख सकेंगे। चलिए, जैसा कि तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर के अलग अलग उत्तेजन प्रकार के संबंध में यूनिटी पीएफ को यूनिटी पावर फैक्टर को निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज, बिल्कुल सही उत्तर है। तुल्यकालिक मोटर अलग अलग उत्तेजनों के लिए अलग अलग संबंध प्रदर्शित करती है। यह मोटर लैगिंग, लीडिंग तथा यूनिटी पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। यदि यह मोटर यूनिटी पावर फैक्टर के साथ कार्य कर रही है तो इस अवस्था में देख सकते हैं इसके बराबर होगा। अगला हमारा प्रश्न इस प्रकार दिए गए निम्न उत्तेजन और अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर के लिए शक्ति गुणक के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है। सही उत्तर इसमें भार के वृद्धि के साथ अग्रगामी होने की प्रवृत्ति होती है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि एक तुल्यकालिक मोटर की स्टेटर और बैक ईएमएफ यानी ईएमएफ का परिमाण किस पर निर्भर करता है। सही उत्तर केवल डीसी उत्तेजन पर निर्भर करता है। एक तुल्यकालिक मोटर की डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है क्योंकि यह स्व उत्तेजित नहीं होती है। ये मोटर में स्टेटर को एसी तथा रोटर डीसी सप्लाई द्वारा उत्तेजित किया जाता है। जब रोटर सिंक्रोनस गति पर कर लेता है तो प्राइम मूवर हटा लिया जाता है। सिंक्रोनस मोटर स्थिर गति वाली मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना में परिवर्तन उसके डेड डेस्क को प्रभावित करता है। सही उत्तर ऊर्जा घटक को प्रभावित करता है। यदि सिंक्रोनस मोटर में लोड को नियत रखा जाए और केवल फील्ड उत्तेजना को परिवर्तित किया जाए तो इनपुट एसी वोल्टेज तथा करंट के परिमाण को ऊर्जा घटक प्रभावित होंगी। यदि एक तुल्यकालिक मोटर समान उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड के बढ़ने पर परिणाम क्या होगा। सही उत्तर आर्मेचर धारा तथा शक्ति घटक में कमी होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि जब एक तुल्यकालिक मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो रोटर कुछ समय के लिए धीमा हो जाता है तथा आर्मेचर में धारा में साथ वृद्धि और शक्ति घटक में कमी होती है। अगला प्रश्न हमारा जो कि दिए गए निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर का इनपुट की तुलना में निम्न आउटपुट वोल्टेज होगा। सही उत्तर अवक्रम यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट विभव इनपुट विभव की तुलना में निम्न होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समान आवृत्ति पर विभव निम्न जबकि धारा उच्च करता है। गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रदान किए जाते हैं। सही उत्तर ऑटो ट्रांसफार्मर प्रदान करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपका दिया गया है, गैल्वेनिक आइसोलेशन का उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में करते हैं। गैल्वेनिक आइसोलेशन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो विद्युत परिपथ कम्युनिकेट करते हैं लेकिन उनको ग्राउंड भिन्न यानी पोटेंशियल पर की गई हो। यह ग्राउंड लूप्स को तोड़ने की एक प्रभावी विधि है कि ग्राउंड चालक को साझा करने वाली दो इकाइयों के बीच वांछित
अवांछित धारा को बहने से रोकती है। इसका उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अगला है, जैसा कि एक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत आधारित है। सही उत्तर म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है, यानी अन्योन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है।